चलिए हम लोग कर रहे थे इतिहास, जिसमें से आज हम लोग इतिहास सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग ने इससे पहले 3 क्लासेस कर चुके हैं। आज हमारा यह चौथा क्लास है। यदि आप लोग ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। हमने ये 3 क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया था। इसमें से हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था, ठीक है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 26, जो कि हमारा इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट है, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसीलिए आप लोग पूरे वीडियो तक ज़रूर बने रहिए ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखना प्रारंभ करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि बिस्मार्क कौन है। हमने कल की क्लास में जाना था कि बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई थी, ठीक है। तो बिस्मार्क ने ही रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई थी, तो इसमें हम जानेंगे कि बिस्मार्क आखिर में था कौन, ठीक है। तो हम लोग इसका जवाब देखेंगे। यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क कौन था? यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था जो हिगेल के विचारों से प्रभावित था और यह राजतंत्र, प्रजातंत्र, निरंकुशवादी का पक्का विरोधी था, ठीक है। बिस्मार्क कौन था? तो यह एक सफल कूटनीतिज्ञ था। सफल कूटनीतिज्ञ कहने का मतलब हम आपको बताए थे कि जब किसी राज्य से लड़ा जाए तो कैसे उस राज्य को हराया जाए, तो उसके बारे में जो सोचने वाला और उसका जो कैसे बढ़ाया जाए उसको दिमाग लगाने वाला सबसे जो तेज व्यक्ति था वह था बिस्मार्क ही था, ठीक है। सफल कूटनीतिक कहने का मतलब क्या होता है कि योजना बनाना। जो योजना बनाने में सबसे ज़्यादा माहिर था बिस्मार्क। और ये जो निरंकुशवादी राजा होते थे उन लोगों के पक्का विरोधी थे। निरंकुशवादी हम लोग आपको बताया था कि जो सिर्फ अपने शक्ति पे शासन करता है, ठीक है, तो उसे निरंकुशवादी कहते हैं। तथा इन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए एक विशाल सेना का गठन किया था और बिस्मार्क ने ही जर्मनी का एकीकरण करने के लिए एक विशाल सेना का गठन किया था, ठीक है। और प्रसा का चांसलर यह भली भांति से जानता था कि विलियम प्रथम, जो प्रसा का चांसलर था विलियम प्रथम, यह जानता था कि जब तक ऑस्ट्रिया और फ्रांस को बुरी तरह से पराजित नहीं कर दिया जाए तब तक जर्मनी और इटली का एकीकरण पूर्ण नहीं हो सकता था। प्रसा का चांसलर यह बहुत अच्छे से जानता था यदि जर्मनी और इटली का एकीकरण पूरा करना है तो सबसे पहले ऑस्ट्रिया और फ्रांस को हराना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तो यदि आपसे पूछा जाए बिस्मार्क कौन था तो इसमें लिखिएगा कि यह एक सफल कूटनीति का व्यक्ति था जो कि हिगेल के विचारों से प्रभावित था और यह राजतंत्र, प्रजातंत्र और निरंकुशवादी का पक्का विरोधी था। और इन्होंने जर्मनी और इटली के एकीकरण के लिए एक विशाल सेना का गठन किया था, ठीक है। और प्रसा का चांसलर जो विलियम प्रथम था यह भली भांति तरह से जान रहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि इटली और जर्मनी का एकीकरण कर सकता है वह सिर्फ बिस्मार्क ही है, ये प्रसा का चांसलर जानता था, ठीक है। तो इसका जवाब कुछ ऐसे लिखिएगा आप लोग। फिर चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, देखिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था। जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था उसमें बिस्मार्क ने क्या अपना योगदान दिया था आपको बताना है। तो इसका जवाब भी हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान था। जब उसे यह प्रसा का चांसलर बना, यानी जब से बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना था तब से इसका मुख्य उद्देश्य था जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा देना। यानी कि जब से ये बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना था तभी से इसका एक ही उद्देश्य था कि किसी तरह जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को मिटा देना। ऑस्ट्रिया जर्मन में अपना कब्जा जमा रहा था, ठीक है। तो जब से प्रसा बना राजा तो ये ऑस्ट्रिया जो कब्जा जमा रहा था उसको हटा देना चाहता था, ठीक है। इसके लिए इसे क्यों ना आंतरिक या बाह्य युद्ध करना पड़े और
इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाई थी। चाहे इसकी सत्ता को मिटाने के लिए ऑस्ट्रिया की सत्ता को जर्मन संघ से ऑस्ट्रिया की सत्ता को हटाने के लिए बिस्मार्क को चाहे क्यों ना आंतरिक या बाह्य युद्ध करना पड़े, तो उसके लिए भी यह तैयार था। ठीक है, और इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। ठीक है, फिर आगे लिखिएगा आप लोग कि इसका कथन था, बिस्मार्क का कथन था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कथन होगा। ठीक है, इसका कथन था, सिर्फ भाषण करने से कुछ नहीं होगा, यदि सचमुच इटली और जर्मनी का एकीकरण करना है तो एक विशाल सेना का गठन करना होगा। बिस्मार्क यह कहता था कि सिर्फ भाषण करने से कुछ नहीं होने वाला है, यदि सच में आप लोग चाहते हैं कि इटली और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो तो एक विशाल सेना का गठन करना होगा, ये बिस्मार्क कहता था। ठीक है, और इसने जर्मन के एकीकरण के लिए एक विशाल सेना का गठन किया, और इन्होंने जर्मन का एकीकरण करने के लिए एक विशाल सेना का गठन किया। ठीक है, और वे सेना को उत्तम भोजन, उत्तम सुविधा और सही समय पे वेतन दिया, और इसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रूस, फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया के साथ में मित्रता कर ली, और इन्होंने जर्मन और इटली का एकीकरण करने के लिए ही रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ में दोस्ती कर ली। लेकिन दोस्ती तो की, लेकिन तुरंत इसके दुश्मन भी बन जाता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य एक ही था कि किसी भी तरह इटली का एकीकरण हमको पूर्ण करना है, चाहे उसके लिए किसी से दोस्ती करना पड़े तो हम कर लेंगे, और दुश्मनी करना पड़े तो हम दुश्मनी भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये शुरुआती में ये सभी देश के साथ में दोस्ती कर लेता है, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ में। फिर ये सब मतलब इटली का एकीकरण करने में 3 युद्ध करना पड़ता है, जिसमें से पहला युद्ध लड़ता है डेनमार्क से। डेनमार्क से ये प्रसा का चांसलर बिस्मार्क अकेले नहीं जाता है, ये ऑस्ट्रिया के साथ में समझौता पहले करता है। ऑस्ट्रिया को जा करके कहता है कि चलिए हम लोग डेनमार्क को युद्ध करते हैं, हम दोनों मिलकर युद्ध करेंगे, और यदि हम लोग युद्ध में जीत जाते हैं तो इसका एक क्षेत्र को यानी कि होल्सबिंग को आप लीजिएगा, और इसका एक क्षेत्र है होल्स्टिंग, इसको हम लेंगे। यह कह करके ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक बहला फुसला के इसके साथ में युद्ध करवा देता है, और खुद भी करता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, 2 देश जब एक देश के साथ युद्ध करेगा तो सिंगल देश को तो हरवा देगा, और वहाँ पे वही हुआ, यह डेनमार्क को हरवा दिया, और यह युद्ध डेनमार्क के साथ में 1864 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है ना, तो देखिए यह युद्ध राज्य को लेकर के हुआ था, जिसमें बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को हराया था। आपको हमने अभी जस्ट बताया कि यह युद्ध प्रसा और ऑस्ट्रिया दोनों मिल करके लड़े थे और डेनमार्क को हराया थे। ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रिया को मिला था क्या, होल्सबिंग मिला था, और यहाँ पे प्रसा को मिला था होल्सबिंग, और ऑस्ट्रिया को मिला था होल्स्टिंग। ऑस्ट्रिया को क्या मिला था, होल्स्टिंग मिला था, और जो प्रसा का चांसलर था बिस्मार्क, उसको होल्सबिंग मिला था। ठीक है, फिर कुछ दिन बीत जाता है तो अब ऑस्ट्रिया के साथ में ही ये दुश्मनी कर लेता है। इसका तो सिर्फ एक ही उद्देश्य था बिस्मार्क का, चाहे किसी से क्यों ना दुश्मनी करना पड़े तो हम दुश्मनी भी करने के लिए तैयार है कहता था, और किसी भी तरह इटली का एकीकरण करना चाहता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर ऑस्ट्रिया के साथ में 2 साल के बाद में युद्ध करता है। 1864 ईस्वी में यहाँ पे डेनमार्क के साथ में युद्ध करता है ऑस्ट्रिया के साथ दोस्ती करके, लेकिन 2 साल बाद तुरंत ऑस्ट्रिया के साथ में दुश्मनी कर लेता है और इसके साथ भी युद्ध लड़ता है। तो आप ऑस्ट्रिया के साथ में युद्ध हुआ था उसको आप लोग लिखिएगा कि ऑस्ट्रिया का युद्ध 1866 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में प्रसा ने ऑस्ट्रिया को हराया और ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से हरा दिया, और जब 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ में प्रसा युद्ध किया तो ऑस्ट्रिया को बुरी तरह से हरा दिया, क्योंकि जब यह होल्सबिंग को लिया तो होल्सबिंग में काफ़ी मजबूत सेना लोग रहते थे। ठीक है, तो वे तो प्रसा ने पहले ही कब्जा जमा लिया था होल्सबिंग के जितना सेना थे उन पर। ठीक है ना,
फिर जो तीसरा था, तीसरा क्रांति जो लड़ा था यानी तीसरा युद्ध लड़ा था वह फ्रांस के साथ में लड़ा था। ठीक है, तीसरा युद्ध किसके साथ में लड़ा था? फ्रांस के साथ में। और यह युद्ध कुछ इस प्रकार से लड़ा गया था, देखिए कि फ्रांस के साथ में युद्ध 1870 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध सेडोवा के मैदान में लड़ा गया था। आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांस और प्रसा के बीच किस मैदान में युद्ध हुआ था, तो आपको याद रखना है सेडोवा के मैदान में। ठीक है, सेडोवा के मैदान में लड़ा गया था और यह स्पेन की राजगद्दी को लेकर, और इस युद्ध में फ्रांस की हार हो जाती है और यह जो युद्ध लड़ा गया था स्पेन की राजगद्दी को लेकर के लड़ा गया था। ठीक है ना। और जब जाहिर सी बात है, देखिए जब 2-3 देश का सपोर्ट था प्रसा को और फ्रांस तो अकेले था, तो फ्रांस को तो हारना ही था और यह हार जाता है फ्रांस। ठीक है, सेडोवा के मैदान में युद्ध होता है फ्रांस और प्रसा के बीच में, जिसमें प्रसा हरवा देता है फ्रांस को। अंततः बिस्मार्क ने पूरे यूरोप के मानचित्र को बदल कर रख दिया था और इस प्रकार से जो बिस्मार्क था वह यूरोप में जो मानचित्र था यूरोप का उसको पूरी तरह से बदल करके रख दिया था। ठीक है, तो ये सब कारण थे जो कि हमने देखा इस क्वेश्चन में। और आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब इसी तरह से देना है कि जर्मनी और इटली का एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था। ये सब योगदान था जिसको हमने अभी देखा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये मैं मान करके चलता हूँ। यदि फिर भी आपको कहीं पर डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका अगले वीडियो में जवाब देने का कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपसे 23 कह रहा है, देखिए जाल्वे राइन क्या है। यहाँ पे एक छोटी सी प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट ही है आपके लिए। वैसे तो पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन आप लोग पढ़े रहिए, यदि पूछ दिया तो आप इसको आराम से बता सकते हैं। ठीक है, जाल्वे राइन से क्या समझते हैं, तो इसका जवाब लिखिएगा। यह एक व्यापारिक संस्था था जिसका निर्माण 1834 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जाल्वे राइन क्या था, तो यह एक व्यापारिक संस्था था जिसका गठन 1864 ईस्वी में 34 ईस्वी में हुआ था और जर्मनी इसका 1844 ईस्वी में एक सदस्य बन जाता है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है, देखिए कि गैरीबाल्डी के कार्य को लिखे। गैरीबाल्डी क्या क्या ऐसे कार्य किया इटली का एकीकरण करने में। ठीक है, तो इसका जवाब आप लोग लिखिएगा कि 1860 ईस्वी तक इटली एक संगठित क्षेत्र बन गया था। आपस में जब युद्ध किया तो एक काफ़ी मजबूत देश बन गया था, लगभग 1860 ईस्वी तक में बन चुका था। लेकिन इटली के कुछ क्षेत्र में जोश खरोश के साथ में अधिकार जमाना चाह रहे थे गैरीबाल्डी, और यह पेशे से एक नाविक थे। गैरीबाल्डी क्या थे, आपको हमने बताया था पिछले के वीडियो में कि गैरीबाल्डी एक पेशे से नाविक थे जो कि एक नाव चलाने का कार्य कर रहे थे। ठीक है, इसके लिए लपलपाती हुई तलवार शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जो गैरीबाल्डी थे, हम आपको बताए थे तलवार चलाने में काफ़ी माहिर व्यक्ति थे, ये बहुत अच्छे से तलवार चलाना जानते थे। ठीक है, इसीलिए इसके लिए किसके लपलपाती हुई तलवार शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह मेजनी का एक समर्थक था, यह मेजनी का पक्का समर्थन कर रहा था। ठीक है, और मेजनी का सपना को पूरा करना चाहता था। और मेजनी का सपना क्या था कि इटली का एकीकरण किसी तरह से पूर्ण हो जाए। ठीक है, इन्होंने अपने सेना के आगे लाल कुर्ती लगवा दिया था, और जो यहाँ पे गैरीबाल्डी जी थे वह अपने सेना के आगे में लाल कुर्ती लगवा दिए थे। ठीक है, और इसने 1862 ईस्वी में रोम पर आक्रमण किया था। अंततः अपना सारा जीता गया क्षेत्र को विक्टर एमेनुएल को सौंप दिए और इटली के शासक था। और जो विक्टर एमेनुएल कहाँ के इटली के शासक था, और खुद एक साधारण जीवन बिताने लगे गांव में जाकर। यानी गैरीबाल्डी जो थे वह एक पेशे से नाविक थे जो कि रोम पर आक्रमण 1862 ईस्वी में किए, और ये भी काफ़ी राज्य को जीत चुके थे। लेकिन बाद में इन्होंने
अपना सारा जीता गया क्षेत्र था उसको विक्टर एमेनुअल को सौंप दिए, जो कि विक्टर एमेनुअल कहाँ का शासक था, इटली का शासक था। ठीक है, इसको सौंप दिए और खुद एक साधारण जीवन बिताने के लिए गांव में चले गए और वहाँ पे अपना साधारण जीवन को बिताने लगे। ठीक है, तो इसका जवाब भी आप लोग कुछ इस प्रकार से लिख दीजिएगा, आपको यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये 5 नंबरी क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है, हमेशा नहीं पूछता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर आपको समझना जरूरी है। ठीक है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन करें। आपसे यदि इस प्रकार से क्वेश्चन कहीं पर पूछ दिया जाता है तो आपको जवाब इसका कुछ ऐसा देना है कि प्राचीन, लिखिएगा इसका जवाब, देखिए यहाँ पे, जस्ट मिनट। ठीक है, आप देखिए, प्राचीन यूनान का अपना एक गौरवमय रहा है और इसे यूरोप सभ्यता का पालनकर्ता कहा जाता है। यूनान देश एक ऐसा देश था जो कि पुरानी जो कला संस्कृति था उसका पालनकर्ता कहा जाता है, क्योंकि इसी देश में जो पुरानी जो खेल संस्कृति होती थी वह इसी में होती थी, बाकी सभी देश में विलुप्त हो गए। जैसे इसका कहने का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पूर्वजों नाच गान करते थे वो ढोल नगाड़ा से करते थे। ठीक है, लेकिन आज के हम लोग क्या करते हैं, ढोल नगाड़े को छोड़ते जा रहे हैं और हम लोग जो बड़े बड़े डीजे बजा आ रहा है उसमें हम लोग अपनाते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से पहले पूरे यूरोप में जो नया नया तकनीकें आ रही थी उसको अपनाई जा रही थी और जो पुरानी जो कला थी उसको छोड़ दिया जा रहा था। लेकिन यूनान एक ऐसा देश था जो कि पुरानी कला को भी अपनाए हुए था, इसीलिए इसे यूरोप सभ्यता का पालनकर्ता भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पे आगे लिखिएगा, देखिए यहाँ पे यूरोप सभ्यता का पालनकर्ता भी कहा जाता है क्योंकि यह देश ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य और संस्कृति के दर्शन आदि बिंदु का केंद्र माना जाता है। यूनान को ही कला, शिक्षा, संस्कृति एवं अनेक बिंदु का केंद्र बिंदु माना जाता है। इस देश से दूसरे देश शिक्षा पाकर अपने विकास कर रहे थे, लेकिन ये खुद विकास नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। ठीक है, इस यूनान देश से बाहर के देश के लोग जो भी आते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे और वे अपना अपना देश का विकास कर रहे थे, लेकिन यूनान खुद का विकास कर ही नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। ठीक है ना, और देखिए फिर आगे लिखिएगा आप लोग, तुर्की से छुटकारा पाने के लिए हिटोरिया फिलाइट नामक संस्था का गठन किया। हिटोरिया फिलाइट नामक गुप्त संस्था का गठन किया था। ठीक है, और तुर्की को साम्राज्य से मिटाने का प्रयास किया, लेकिन यूनान स्वतंत्र देश बनना चाहता था और इस यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड के कवि जो थे, जो कि महान कवि थे, इन शहीद हो जाते हैं। जब यूनानी स्वतंत्रता संग्राम हो रही थी उस वक्त इंग्लैंड का एक महान कवि लॉर्ड वायरन शहीद हो जाते हैं, जिनके कारण पूरे यूरोप में आक्रोश का लहर छा जाता है। जाहिर सी बात है कि जब कोई बाहर देश का महान कवि या फिर कोई महान व्यक्ति को बिना मतलब का मार दिया जाए या उसको मृत्यु दे दिया जाए तो काफ़ी खलबली मच जाएगी। तो यही हुआ था कि मतलब जब यूनानी स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उस समय ये लॉर्ड वायरन, इंग्लैंड के महान कवि, इधर भ्रमण में आए थे तो उसका शहीद हो जाता है, तो पूरे यूरोप में खलबली मच जाता है। ठीक है, और 1827 ईस्वी में एक सम्मेलन किया जाता है। 1827 ईस्वी में एक सम्मेलन किया जाता है, कहाँ? लंदन में, जिसमें रूस, फ्रांस और इंग्लैंड देश मिलकर तुर्की का विरोध करते हैं। ठीक है, और एक विरोध करते हैं। ठीक है, और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल संधि के तहत युद्ध लड़ा जाता है। जाहिर सी बात है, जब कोई देश 2-3 देश मिलेगा और एक देश को तो काफ़ी आसान से हरा देगा, तो वही जो एक युद्ध लड़ा जाता है एड्रियानोपुल की संधि के तहत, कहाँ? तुर्की के साथ में लड़ता है, जिसमें एक तरफ है 2-3 ठो देश। 2-3 ठो में कौन कौन देश है? रूस है, फ्रांस है और
प्रसा है थे यूनान है जो कि तुर्की का गुलाम बना हुआ था। ये सब देश थे और तुर्की से युद्ध कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है, 2-3 ठो देश मिल करके एक देश से लड़ेगा तो एक देश को तो आराम से हराएगा। तो इस मतलब युद्ध में तुर्की की हार हो जाती है, ठीक है। और अंततः 1832 ईस्वी में कस्तुनतुनिया के संधि के तहत यूनान को आज़ाद कर दिया जाता है और यूनान का राजा ओटो को बना दिया जाता है। ओटो कहने का मतलब आप लोग कोई टेम्पू वगैरह सब नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। ओटो एक व्यक्ति का नाम था जिनको यूनान का राजा बनाया गया, ठीक है। तो ये था स्वतंत्रता संग्राम की कुछ कहानी, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपको याद हो गया होगा। यदि याद नहीं भी हुआ है तो आप लोग अपने कॉपी में लिख करके रखिएगा, ताकि आप लोग जब मौका मिले आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहे हैं, देखिए आपसे कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे। आपको बताना है कि यदि विलियम प्रथम ना होते तो बिस्मार्क के लिए इटली का एकीकरण असंभव था, कैसे था, कैसे असंभव था, इसको आपको बताना है। तो हम लोग इसका जवाब कुछ इस प्रकार से देंगे। देखिए, इसका जवाब में लिखिएगा, जाहिर सा तथ्य है जर्मनी का मूल मंत्र साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के लिए सुलझाया गया है और इसका मार्ग सिर्फ विशाल सेना का गठन था तथा रक्त एवं लौह की नीति था, ठीक है। फिर आगे फिर लिखिएगा आप लोग कि विलियम प्रथम यह जानता था कि जर्मन के एकीकरण के लिए फ्रांस और ऑस्ट्रिया को पूरी तरह से पराजित करना होगा और विलियम प्रथम ही, जो कि प्रसा का चांसलर था, विलियम प्रथम यह भली भांति तरह से जान रहा था कि जब इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा करना है तो सबसे पहले फ्रांस और ऑस्ट्रिया को हराना होगा और यह काम सिर्फ बिस्मार्क ही कर सकता है। इसको पता था, विलियम प्रथम को यह पता था कि यह काम तो सिर्फ बिस्मार्क ही कर सकता है। अतः प्रसा ने सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई, ठीक है। परंतु सैनिक खर्च को लेकर एक विवाद उठ गया। सैनिक खर्च को लेकर संसद में पूरे विवाद उठ गया कि सैनिक का खर्चा कहाँ से आएगा। तब जो विलियम प्रथम थे उन्होंने इस समस्या को हल किया था, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे लिखेगा, समस्या को हल करने के लिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया और भरपूर उसका सहयोग किया और इस प्रकार से जर्मनी और इटली के एकीकरण का सपना पूर्ण हो जाता है, ठीक है। जब सैनिक का गठन करने को सोचा गया प्रसा देश में, तो वहाँ पे सैनिक खर्च को लेकर अपनी संसद में काफ़ी बड़ा विवाद हो गया। लेकिन इस समस्या को हल करने के लिए जो विलियम प्रथम थे उन्होंने बिस्मार्क को बर्लिन बुलाया और बर्लिन में उसको खूब सहायता किया, जिसके कारण ही वहाँ एक विशाल सेना का गठन हो पाया और इटली का एकीकरण भी संभव हो पाया। तो ये था जो हमने बहुत अच्छे से ये चैप्टर को देखा। यदि इसमें से कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और आप लोग को किस प्रकार से वीडियो चाहिए उसका भी कमेंट कीजिएगा। मैं जितना संभव हो सके उतना प्रयास आप लोगों के लिए ज़रूर करूँगा। चलिए फिर हम लोग आज के लिए इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ में और नई चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।